गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर अभिवादन करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 2 के दूसरे पेपर जो है CC4 हिस्ट्री ऑफ झारखंड 1857 टू 2000 इस पेपर के अंतर्गत आज यूनिट 1 के सेक्शन बी जिसमें हमें ताना भगत मूवमेंट पढ़ना है। तो आज हम ताना भगत के विषय में आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए ताना भगत को शुरू करते हैं। लेकिन ताना भगत को प्रारंभ करने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट्स नोट कराना चाहेंगे, आप उसको नोट कर लेंगे। 1888 ईस्वी में गुमला के विशुनपुर प्रखंड के चिंगरी गांव के चेपरी नवा टोली में ताना भगत आंदोलन के प्रणेता जतरा भगत का जन्म हुआ था। प्रारंभ में उरांव लोगों के सामाजिक धार्मिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए आंदोलन किया गया, लेकिन आगे चलकर इस आंदोलन का स्वरूप अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हो गया, अर्थात यह राजनीतिक बन गया। अप्रैल 1914 में जतरा उरांव का दावा कि धर्मेश उनके स्वप्न में प्रकट होकर और उनके द्वारा उरांव लोगों को सात्विक जीवन जीने का आदेश दिया है, इसका प्रचार प्रसार किया। जतरा के अनुयायी को ताना भगत केसरिया की संज्ञा दी गई। ताना का अर्थ सभी उरांव को एक धर्म में बांधकर रखना और भगत का अर्थ भक्त होता है। ताना भगत उरांव जनजाति का एक पंथ है जिस पर हिंदू के ब्राह्मण का प्रभाव और इनमें छुआछूत आदि भावना में भी विश्वास था। इन ताना भक्तों पर महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। 1916 में जतरा के द्वारा भू राजस्व देने से इनकार करने के फलस्वरूप इनकी गिरफ्तारी हुई और लगभग 1.5 साल की सजा हुई। रिहाई के बाद ताना जतरा भगत वापस गांव आए, लेकिन 2 माह के बाद ही 28 वर्ष की अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शिबू भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन का संचालन किया गया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन और 1921 के कांग्रेस के गया अधिवेशनों में ताना भक्तों ने भागीदारी निभाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन सब बातों को नोट कर लिया होगा। अब हम विस्तृत तौर पर ताना भगत आंदोलन पर प्रकाश डालेंगे। भगतवाद अपने मूल स्वरूप में एक धार्मिक आंदोलन है। उरांव जनजाति में भगत शब्द का प्रयोग भक्त संप्रदाय और पवित्र
पवित्र संस्कारों का पालन करने वाले लोगों के लिए किया जाता है। ताना भगत आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत का जन्म गुमला जिले के बिशनपुरा प्रखंड के चिंगारी गांव में हुआ था। 1914 में जतरा उरांव ने इस बात को उद्घाटित किया कि धर्मेश ने, जो उनके भगवान हैं, स्वप्न में उन्हें और उनके समुदाय के लोगों को आदेश दिया है कि वे सात्विक जीवन अपनाएं। जतरा उरांव ने इस संदेश का प्रचार प्रसार किया कि धर्मेश के आदेशानुसार हम लोगों को पशु बलि तथा मांस मदिरा इत्यादि का पूर्ण रूप से परित्याग कर सात्विक जीवन जीना चाहिए, क्योंकि यह सर्वोच्च देवता का आदेश है। प्रारंभ में यह आंदोलन उरांव जनजाति में विद्यमान सामाजिक, धार्मिक कुरीतियों के उन्मूलन के उद्देश्य से प्रेरित था, लेकिन बाद में इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। उरांव जनजाति में विद्यमान सामाजिक, धार्मिक कुरीतियां ब्रिटिश शासन की असंतोषप्रद कृषि व्यवस्था, दीकुओं के द्वारा आदिवासी, दीकू का तात्पर्य बाहरी लोगों से है, बाहरी लोगों के द्वारा आदिवासियों के शोषण, भूमि अलगाव इत्यादि ताना भगत आंदोलन के उद्भव का महत्वपूर्ण कारण थे। जतरा उरांव ने लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि उन्हें जमींदारों को भू राजस्व नहीं देना चाहिए और दिक्कों अर्थात बाहरी लोगों के लिए कार्य नहीं करने चाहिए। यदि जनजातीय लोग धर्मेश के इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो संपूर्ण समुदाय का ही विनाश हो जाएगा। जतरा की सलाह को मानते हुए लोगों ने जमींदारों के लिए कार्य करना बंद कर दिया और ब्रिटिश शासकों के द्वारा स्थापित नियमों की भी अवहेलना करनी प्रारंभ कर दी। इसके परिणाम स्वरूप जतरा एवं उसके अनुयायी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन 1.5 वर्ष की सजा पूरी करने के बाद जतरा रिहा हुए, लेकिन
2 माह तक ही जीवित रह पाए। जतरा के जाने के बाद यह आंदोलन एक ठहराव की स्थिति में आ गया, लेकिन जतरा के विचार उरांव जनजाति के जनमानस में छप गए थे, जिसका प्रभाव यह हुआ कि जतरा भगत की मृत्यु के बाद भी यह आंदोलन भिन्न भिन्न क्षेत्रीय नेतृत्व में गतिशील रहा। जतरा के अनुयायी ताना भगत कहलाए। ताना का अर्थ एक ही धर्म के अंतर्गत सभी को बांधकर रखना तथा भगत का अर्थ भक्त होता है। जतरा ने सभी उरांव व्यक्तियों को एक ही धर्म के अंतर्गत संगठित करने का प्रयास किया। ताना भगत उरांव जनजाति का एक ऐसा पंथ है जो हिंदू धर्म के उच्च ब्राह्मणवादी परिस्थिति मूल्यों से प्रभावित है। यह हिंदू के ब्राह्मण जाति की तरह ही पवित्र एवं अपवित्र की संकल्पना को अपनाता है। सच्चिदानंद के अनुसार ताना भक्तों के द्वारा हिंदू समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्राह्मण के जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है या इनमें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया मानी जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप उरांव जनजाति की सामाजिक संरचना में जाति के लक्षण विकसित हुए हैं। 1921 के आसपास ताना भगत आंदोलन ने राजनीतिक आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया। ताना भक्तों पर गांधी जी के अहिंसावादी विचारों का व्यापक प्रभाव पड़ा। ताना भक्तों ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। ताना भक्तों के द्वारा जमींदारों को लगान दिए जाने का विरोध करने और असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण ब्रिटिश सरकार ने ताना भक्तों से उनकी भूमि छीन ली। ताना भक्तों की भावी रणनीतिक दिशा को नेतृत्व करने का
जिम्मा सिद्धू भगत के हाथों में चला गया और आगे के जितने भी राजनीतिक भागीदारी हुई उनका नेतृत्व कुड़ू के सिद्धू भगत ने थामा। ताना भगत आंदोलन की राजनीतिक सहभागिता को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत सरकार ने ताना भक्तों के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी उपाय अपनाए। भगत कृषि भूमि पुनर्वास अधिनियम 1948 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भक्तों से छीनी गई भूमि को उन्हें वापस करने की व्यवस्था की गई। आज भी राजनीतिक मुक्तभोगी के रूप में ताना भक्तों को सरकार के द्वारा मासिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। ताना भक्तों के कार्यों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए एक ताना भगत आवासीय विद्यालय भी स्थापित किए गए। इस तरह से हमने देखा कि ताना भक्तों का जो योगदान है वह न केवल उरांव जनजाति की कुप्रथाओं को दूर करने, बाहरी लोगों से अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए था, बल्कि यह भावी राष्ट्रीय आंदोलनों में भारत की स्वतंत्रता के लिए भी सम्मिलित हो गया। और इन्होंने जिस त्याग, सदाचार और अध्ययनशीलता का परिचय दिया और गांधी जी के निर्देशों पर चलते हुए इन्होंने अपने आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन से जोड़कर पूरी तरह से उसे निभाने के लिए दृढ़ संकल्पित हुए। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी ने ताना भक्तों को अपना सबसे प्रिय भक्त भी कहा है। इतिहास के पन्नों में विशेषकर झारखंड के संदर्भ में देखें तो हमें यह ज्ञात होता है कि ताना भक्तों द्वारा चलाए गए आंदोलन ने न केवल उरांव जनजाति को प्रभावित किया, बल्कि इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में भी अपनी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की। तो हम अपने इस विषय को यहाँ विराम देंगे। हम आशा करते हैं कि ताना भक्तों से जुड़े आपकी सभी समस्याओं का हमने निष्पादन कर दिया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई शंका या सवाल हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दें। हम उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। हम एक नए विषय के साथ कल फिर से आपके सामने उपस्थित
उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। इसी आशा के साथ हम आज अपनी कक्षा को समाप्त करेंगे।